तो सबसे पहले मैं आपका इसलिए तहे दिल से स्वागत करती हूं क्योंकि टीवी के भगवान श्री राम का संघर्ष जो 14 वर्षों का वन में था और जब वो राजनीति के लिए सड़कों पर उतरे, राजनीति के धरातल पर उतरे, तो फिर जिन संघर्षों का सामना करना पड़ा, तो क्या फर्क देखते हैं और किस तरह से, किस ऊर्जा के साथ आप काम कर रहे हैं? जय श्री राम। टेलीविज़न या फिल्म इंडस्ट्री में काम करना और राजनीति के धरातल पर उतरना, वहाँ काम करना, दोनों अपने आप में ऐसे हैं जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल। वहाँ हम काम करते हैं क्लोज एनवायरनमेंट में, उसका रिज़ल्ट लोग अपने घरों में जब वो चीज़ देखते हैं तो उसको डिस्कस करते हैं कि उन्हें अच्छा लगा या ना लगा। तो वहाँ कोई सामने नहीं होता। और यहाँ तो हम जो भी करते हैं, जो भी एक बात कहते हैं या जो कदम उठाते हैं या कहीं जाते हैं, उसका रिज़ल्ट उसी वक्त मिल जाता है। सबसे बड़ा डिफरेंस है ये। फिर यहाँ पता नहीं होता कि आप कहीं जा रहे हैं तो वहाँ व्यक्ति आपको राजनेता समझकर या नेता समझकर किस तरह से रिएक्ट करेगा, और वहाँ जो रिएक्शन होता है इंडस्ट्री में वो लोगों के घरों पर होता है, वो जो हमें नहीं दिखाई देता। यहाँ इमीडिएटली दिखाई देता है जी, और उसके लिए तैयार भी रहना पड़ता है कि हाँ ये रिएक्शन हो रहा है यहाँ। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि यू आर ऑल द टाइम ऑन योर टोज। बट आपको तो स्नेह बहुत ज़्यादा मिलता है। जी, आपको तो स्नेह ज़्यादा मिलता है। ये देखिए, नहीं ये बहुत मैं ये कह सकता हूँ राम जी की कृपा है ये तो मेरे ऊपर। और पर ये जो इस समय के यहाँ का एटमॉस्फेयर है, आप ये न समझें कि हर जगह यही एटमॉस्फेयर होता है। कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं। जैसे इलेक्शन कैंपेन में मैं अभी बात करूं, मुझे इलेक्शन कैंपेन क्योंकि अभी गया है तो 4 महीने हुए हैं, तो मुझे बहुत सारी घटनाएं उसकी याद हैं कि कितनी ही जगह ऐसा हुआ कि जो महिलाएं थीं उन्होंने गाड़ी रुकवा कर वो गाड़ी के बोनट पर भी चढ़ गईं, उन्होंने मेरी आरती की, मेरे पाँव छुए, आशीर्वाद लिया। और कितनी महिलाएं मुझे देखकर खुशी के मारे रोने लगी थीं कि जैसे उन्होंने भगवान को देख लिया हो। और कई जगह ये भी होता है कि जहां हम जाते हैं कैंपेन करते करते, कुछ लोग घर से बाहर निकलते हैं, देखते हैं और फिर बगैर कुछ कहे घर में चले जाते हैं। तो उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता है। हो सकता है सबके अपने अपने कारण ऑफ कोर्स होते होंगे ये करने के, पर दोनों क्षेत्र बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, बिल्कुल दोनों में कोई भी समानता नहीं है बिल्कुल भी। जी। अगर हम कहें उत्तर प्रदेश एक माला है तो मेरठ उसका एक मोती है। इस मोती की चमक को बढ़ाए रखने के लिए क्या कुछ आप कर रहे हैं? क्या रोड मैप है और किस तरह के काम धरातल पर हो रहे हैं? मैंने इन पिछले 4 महीनों में जो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने किया है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं जो बहुत सालों से होने की कोशिश में थी पर नहीं हो पा रही थी। पर अब मेरे आने के बाद मेरा बहुत थोड़ा सा प्रयास करते ही वो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। मेरा जो ध्यान है इस समय, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर तो ध्यान होता ही है। जैसे मैं जब हमारे आदरणीय रेल मंत्री जी से मिला एक दिन पार्लियामेंट में, तो एक ही मुलाकात में 2 काम हुए। मेरठ का रेलवे स्टेशन स्वीकृत हो गया, मेरठ से वंदे भारत ट्रेन जो थी वो स्वीकृत हो गई। वो दोनों चीज़ें, वो तो शुरू भी हो गई ट्रेन। तो फिर मैंने, जो मेरा इस समय फोकस भी है वो रोज़गार की तरफ ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट की तरफ ज़्यादा है। हमने एक एम्प्लॉयमेंट मेला मेरठ में आयोजित किया, जिसमें मेरठ की जो एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है, मेरठ के सभी लोग जानते होंगे, रघुनाथ गर्ल्स कॉलेज, उसमें बहुत सारी कंपनियां आई हैं उस मेले में, और एक ही दिन में 435 लड़कियों को एम्प्लॉयमेंट मिला। वो लेटर उनको उसी दिन दे दिए गए थे उन कंपनियों के द्वारा। फिर एक हमने ऋण मेला आयोजित कराया, लोन। उस लोन का जो मेले का जो टारगेट उन्होंने सेट किया था, बहुत सारे बैंक्स ऑन बोर्ड आ गए थे, वो 110 करोड़
उन्होंने टारगेट सेट किया था, लेकिन एक ही दिन में 205 करोड़ रुपए के लोन सैंक्शन हुए और लोगों को दे दिए गए, जिससे रोज़गार बढ़ता है। लोगों के जो कितने दिन से लोन रुके हुए थे, बहुत सारे लोगों के वो नहीं हो रहे थे, और वो एक ही दिन में इतने सारे काम ये हो गए। तो वो लोन मेला और ऋण मेला, ये वी आर गोइंग टू मेक इट ए रेगुलर फीचर, एवरी 3 मंथ्स विल टेक ओवर। तो उस तरफ काफ़ी ध्यान है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ ध्यान ये है कि हमारे हापुड़ भी एक विधानसभा जो है वो मेरे क्षेत्र में आती है जी। हापुड़ के लॉयर्स बहुत परेशान रहते थे। उनके बहुत सारे न्यायालय, जो छोटे छोटे न्यायालय हैं, वो सब थोड़ी थोड़ी दूर पर हैं, और दिन भर इधर से उधर भागते रहते थे वो। तो उन्हें बड़ी परेशानी होती थी कि अगर एक जगह उनका न्यायालय हो जाए तो उनको सहूलियत हो जाएगी। बात, बहुत सालों से परेशान थे। मेरे पास आए एक दिन कि सर ऐसा ऐसा है, और एक हफ्ते में उनका न्यायालय के लिए नई ज़मीन, एक ज़मीन स्वीकृत हो गई, और 124 करोड़ रुपए उनके लिए स्वीकृत हो गए। तो ये सब काम जो है ना, ये इसलिए मैंने कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा मैंने किए हैं, ये हो गए हैं। अब उसमें क्यों हुए हैं वो, मैं तो ये मानता हूँ कि वो वहाँ से होते हैं, क्योंकि मैं सारे काम राम जी के ऊपर छोड़ देता हूँ। ऑफकोर्स कर्म मुझे करना होता है, पर तो उन्होंने कराए होंगे, मुझे माध्यम उन्होंने बना दिया है, तो बहुत खुशी की बात है। तो ये सारे काम फिर ऐसे ही कुछ जो रेलवे लाइंस होती हैं या वो हाईवेज होते हैं, उनके नीचे के अंडरपासेस नहीं बनते थे, किसान धरने पर बैठे हुए थे महीनों से। वो एक दिन आ गए, तो वो आए, उन्होंने अपनी परेशानी बताई। मैंने हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी को एक पत्र लिखा, और 1 महीने के अंदर वो 2 अंडरपास भी स्वीकृत हो गए, और मेरे पास खत भी आ गया कि हमने ये स्वीकृत कर दिए हैं। और किसान जो थे बहुत खुश थे, उन्होंने ढोलक बजाकर गाना बजाना भी कर लिया। तो ये सारे काम जो है ना, ये हो रहे हैं। अब फाइनली बात वही है कि करने वाला वो है, तो और साधन मुझे बना दिया है, पर मैं अपना कर्म कर रहा हूँ। मेरे लिए ये जो अब ये कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि भी यही है। आई वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप देयर। मैंने मेरी ज़िंदगी के 22 साल मेरठ में गुजारे हैं। हालांकि पिछले 50 सालों से लगातार मैं यानी जन्मभूमि और कर्मभूमि अब मेरठ ही है। मुंबई में रहा हूँ। तो अब मेरी ये कर्म भूमि है, और मैं सिर्फ यहाँ काम के बारे में ही सोचता हूँ। मुझे और कुछ, मेरे पास दूसरा और कोई काम नहीं है यहाँ। मैं यहाँ कोई काम भी नहीं करूँगा इसके सिवाय। तो मैं मेरठ के लिए जो भी कर सकता हूँ, मेरठ के लोगों के लिए जो भी कर सकता हूँ, वो कई बार तो मुझे ये भी लगता है, मैं शब्दों में कहना पड़ता है कि मैं मेरठ के लोगों के लिए कर रहा हूँ, पर मुझे अंदर कहीं लगता है कि मैं उनके लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ये कर रहा हूँ। संतोष का भाव है। जोरदार तालियां इस भाव के लिए। इस भाव से अगर कार्य किया जाए तो वो क्यों नहीं सफल होगा। चूंकि आज आप हमारे मंच पर हैं, एक व्यक्तिगत सवाल मेरा आपसे है। बताइए। जब आप एक अभिनेता के तौर पर काम कर रहे थे, इतने लोकप्रिय थे, और प्रस्ताव आपके पास आया कि एक राजनीतिक सफर की शुरुआत आप करें, तो उस वक्त मनोदशा क्या थी? क्या आपको लग रहा था कि बहुत चुनौतियां हैं, बहुत मुश्किल ये रहा होगी, और वापस आप करने लगे जब ये काम व्यवहारिक तौर पर, तो क्या वैसा ही पाया जैसा सोच के इसकी शुरुआत की आपने? पहली बात तो ये कि राजनीति में आने के प्रस्ताव मेरे पास 87-88 से आते रहे हैं। हर इलेक्शन में मेरे पास प्रस्ताव आया है, कभी इस पार्टी का, कभी उस पार्टी का, सब। और 2014 के बाद भी आते रहे, पर मेरा कभी मन नहीं था राजनीति में आने का, बिल्कुल भी। बिकॉज मुझे लगता है कि जो राजनीति में कई बार करना पड़ता है, वो मैं नहीं कर पाता हूँ। आई एम टू स्ट्रेट ऑफ अ लाइन, टू स्ट्रेट लाइन। आपको देख के लगता नहीं है, भगवान श्री राम की छवि आप में लोग देखते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि आप बहुत कठोरता से किसी के सामने पेश आएंगे? कोई वाक्य आप साझा करना चाहेंगे ऐसा? नहीं, मैं आपको बताऊं तो मैं पहले अब मेरी बात खत्म करता हूं, फिर आपकी इस बात का जवाब दूंगा। तो मेरा कभी मन नहीं था राजनीति में जाने का। अचानक एक दिन क्या हुआ, और एक दिन, वो दिन भी कौन सा था जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा थी। तो वहाँ अयोध्या में बैठे बैठे मंदिर में मेरे मन में एक बात आई कि हमने आध्यात्मिक सेवा तो बहुत कर ली रामायण के द्वारा, मॉरल भी सेवा हो गई,
तो एक बार जन सेवा ज़रूर करके देखनी चाहिए कैसी होती है, कैसे की जाती है। वो कभी की नहीं थी। बात आई मेरे दिमाग में और चली गई। उसके 1-2 महीने बाद एक दिन मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारा नाम टीवी में आ रहा है, इलेक्शन के लिए तुम्हें खड़ा होने की बात की जा रही है। तो मैंने भी देखा, मुझे भी हाथ दिखाया, मैंने कहा हाँ हो तो रहा है, पर मैंने ना तो किसी को कांटेक्ट किया, ना कुछ कोई किसी से मैंने कोई बात नहीं की, ना हाँ बोला ना हाँ बोला। फिर अचानक एक दिन मुझे फ़ोन आया दिल्ली से कि हम ऐसा ऐसा सोच रहे हैं, तो विल यू बी ओके फॉर विद दिस। और ये शायद होना था, दिस वॉज डेस्टिन्ड, कि मैंने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और मैंने कह दिया कि हाँ ठीक है, हो गया। अब हम आए मेरठ। मेरठ में आए तो जैसा हर जगह होता है कि हमें नया आदमी मान लिया गया कि अरे ये तो बाहर का व्यक्ति है। और फिर जो वहाँ उस वक्त के राजनेता होते हैं, एक नया व्यक्ति आता है तो देखिए तकलीफ तो सबको होती है, दिस इज़ वेरी नेचुरल, बहुत प्रैक्टिकल बात है ये। तो शायद ज़रूर हुई होगी, आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि कुछ जगहों से विरोध भी हुआ बहुत। पर एनीवे, कैंपेन में मैंने बहुत मेहनत की। मुझे याद है एक दिन में मैंने 23 गांव में मैं गया था, 23 गांव में मैंने कवर किया था इलेक्शन कैंपेन। तो मैंने बहुत मेहनत की, पर ओवरऑल मुझे बहुत सपोर्ट मुझे बहुत मिला, क्योंकि मेरी इमेज की वजह से जो लोगों के मन में मेरी धारणा है कि अरुण गोविल इस तरह के व्यक्ति हैं, राम हैं, ये, तो उससे बहुत बहुत मदद मुझे मिली। और जहाँ भी जाते थे, यहाँ भी मैं गया, वहाँ मतलब आप ये समझ लीजिए कि मुझे एक दिन में मेरे ऊपर 1-2 टन कम से कम फूल गिरते थे रोज़ाना। इतने फूल मेरे ऊपर गिरे हैं उस कैंपेन में भी। फिर कैंपेन हो गया, फिर इलेक्शन आया। इलेक्शन आते आते इलेक्शन के जो कारण थे और हवा थी वो थोड़ी थोड़ी चेंज होती जा रही थी, वो हो गई थी चेंज। फिर मैं अपना कैरेक्टर बता रहा हूँ, चरित्र बता रहा हूँ आपको जी। फिर जिस दिन काउंटिंग हुई, तो उस दिन मैं ऑफ कोर्स मेरठ में था। सुबह से काउंटिंग होनी शुरू हुई, ठीक ठीक था। उसके बाद फिर काउंटिंग होनी शुरू हुई तो फिर ऐसे होने लगा और सब परेशान थे बिल्कुल। मतलब मेरा परिवार भी परेशान हो गया और बाकी लोग जो सब लोग थे, जो चुनाव जिन्होंने हमें कैंपेन कराया था, चुनाव लड़वाया था, हमारी पार्टी भी, और सब बहुत परेशान होने लगे। और मेरे मन में एक बात आई, करीब अबाउट 3 o'clock इन द आफ्टरनून मेरे मन में एक बात आई कि मैं अपने रूम में गया, मैंने टीवी ऑन किया और ओढ़ के सो गया 2 घंटा। मैं 2 घंटे तक सोया उस दिन आराम से, ये सोचकर कि अब मेरे हाथ में तो देखो कुछ है नहीं, अब जो होना है वो राम जी अपने आप कर लेंगे भाई, उनके काम में मैं दखल नहीं दे सकता, मुझसे कुछ होगा भी नहीं। तो सर मैं आराम से सो गया। मतलब कोई इलेक्शन में ऊपर नीचे सब हो रहा है कि पता नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे, और उस वक्त कोई आदमी सो जाए, आप सोचिए वो किस तरह का आदमी होगा। पर मैं इसलिए सो पाया कि मैंने सब कुछ राम जी के ऊपर छोड़ दिया। 5:30 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया कि सर आप इलेक्शन जीत गए, अपना सर्टिफिकेट ले जाइए आकर। ये ऐसी राम की कृपा तो बनी रहे आप पर हमेशा। तो जो व्यक्ति ये कर सकता है वो कितना शांत होगा, कितना संयत होगा। तो ये मैं अपने बारे में मानता हूँ। तो आपने जो कहा ना कि मैं कठोर शब्द जो होते हैं वो नहीं होते मेरे से, मैं उससे अच्छा ये प्रीफर करता हूँ कि मैं वहाँ से हट जाऊँ। तो मेरे से ना कठोरता होती है, ना मेरे से निगेटिवनेस होती है कि मैं किसी को कुछ भी कह दूं या किसी के बारे में मैं कुछ सोच लूं। मुझे ये लगता है कि ये आदमी बैठा है, इसने ठीक है ये किया है, पर इसने अच्छा भी तो किया है ना, तो मैं जो इसके निगेटिवनेस है वो क्यों देख रहा हूँ, इसने जो अच्छा किया है वो मैं क्यों नहीं देखता। ये दृष्टिकोण सकारात्मक होना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि कहा जा सकता है इसे, कि इस नजरिए से आप सोचे कि आधा ग्लास खाली है या भरा। अगर वाकई ये नजरिया है तो ये मुझे लगता है कि आपके आगे के सफर में भी आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। तो इसलिए मुझे कोई किसी के साथ भी कभी कोई परेशानी नहीं होती बिल्कुल भी, क्योंकि मैं उसके जो उसकी अच्छाई है, मेरा ध्यान उसकी तरफ जाता है। जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगी आप मंच पर बने रहे।